नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो प्राइम एट 4 में। प्राइम एट 4 प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स की ऑप्टिमम डोज। इससे पहले कि आप प्राइम टाइम में एक्चुअली एंटर करें, आपको प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स की डोज मिलती है। आइए आपको बताता हूं सबसे पहले आज क्या क्या है खास। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे एसआईआर को लेकर संसद परिसर में किस कदर हंगामा हुआ और विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। ये जिसे आप एसआईआर सर के तौर पर अभी तक जानते आए हैं, अब इस एसआईआर की वजह से पूरे सियासी जगत में भूचाल। इसके साथ ही आज आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाऊंगा जब थप्पड़ खाते खाते बचे स्वामी प्रसाद मौर्य। ये राष्ट्रीय शोषित समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ क्या हुआ है आप ध्यान से देखिएगा। और उत्तराखंड के धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा अपडेट भी आपके सामने रखूंगा। बहुत बीभत्स त्रासदी, क्या हम सबक लेने के लिए तैयार हैं? मुश्किल हालातों में नवभारत के जाबाज रिपोर्टर आप तक धराली की खबरें कैसे पहुंचा रहे हैं, वो भी आप देखिएगा। और प्राइम एट 4 में आपको यह भी दिखाऊंगा, ओडिशा के बोलांगीर से एक खबर आई है, ऐसी तस्वीर आई है जब एक बुजुर्ग को कार ने तिनके की तरह उड़ा दिया। हम अपने परिवेश और अपने समाज को लेकर के उत्तरकाशी से आई तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना और आईटीबीपी के जवान लगातार राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। रास्ते बंद होने की वजह से और खराब मौसम की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन परेशानियों के बावजूद जवान राहत के काम में जुटे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं धराली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां एसडीआरएफ और आईटीबीपी के साझा प्रयास से 2 घायल व्यक्तियों को मातली हेलीपैड लाया गया और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से आईटीबीपी हॉस्पिटल मातली पहुंचाया गया। ये देखिए जरा किस तरीके से तत्परता के साथ राहत और बचाव का काम हो रहा है और अलग अलग अंग इस काम में जुटे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, देखिए आईटीबीपी के लोग इसमें जुटे हुए हैं। आप जानते ही हैं कि सेना के जवान भी इसमें लगे हुए हैं। सेना के जवान खुद कई जगहों पर लापता बताए जा रहे हैं और जेसी ऑफिसर के लापता होने की खबर आई थी। और यहाँ पर आप देखिए किस युद्ध स्तर पर, वॉर फुटिंग पर राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। और उत्तरकाशी में राहत के लिए एक्शन में है एयरफोर्स। यूपी के आगरा से एयरफोर्स के प्लेन देहरादून पहुंचे हैं। आगरा से एक एयरफोर्स ने AN-32C-295 विमान भेजा है। बरेली से भी एयरफोर्स के प्लेन राहत बचाव के लिए जाएंगे। राहत बचाव के लिए आगरा और बरेली के एयरफोर्स स्टेशन एक्टिव हैं। यहां पर आप उसी तत्परता की तस्वीरें, ये इस तरह की प्राकृतिक जो आफत है, आप जानते हैं ये इस तरह की जो आपदा है उसके सामने इंसान की नहीं चलती, लेकिन उसके बाद पूरे सिस्टम में किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। हम किस तरीके से उसको, उस आपदा से हुए नुकसान को कम से कम कर सकते हैं, पूरे तंत्र और समाज की यही कोशिश होनी चाहिए। और इस समय ये कम से कम तस्वीरें राहत देने वाली हैं कि तंत्र पूरी तरह से एक्टिव है। उत्तरकाशी में राहत के लिए एयरफोर्स भी एक्शन में है। यूपी के आगरा से एयरफोर्स के प्लेन देहरादून पहुंचे। आगरा से एयरफोर्स ने AN-32C-295 ये बड़े प्लेन भेजे हैं जो बड़ा ढुलाई का काम कर सकते हैं। और बरेली से भी एयरफोर्स के प्लेन राहत और बचाव के लिए जा रहे हैं। राहत बचाव के लिए आगरा और बरेली के एयरफोर्स स्टेशन एक्टिवेट कर दिए गए हैं। धराली के रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है। सड़क में आ रही दरारों से लोग सहमे हुए हैं। सड़क में आ रही दरारों से अब यहाँ पर जो स्थितियां हैं, कहीं लैंडस्लाइड उन्होंने देखा है, कहीं से अचानक फ्लैश फ्लड वाले हालात देखे हैं और उनको रिएक्शन के लिए कोई वक्त ही नहीं मिला। और ऐसे में कहीं से भी अब कुछ भी हल्की सी भी आहट हो रही है, कहीं कोई छोटा सा भी निशान ऐसा दिखाई दे रहा है जो पोटेंशियली एक बड़ी थ्रेट हो सकता है, तो लोग सहमे हुए हैं। अब ये सड़कों पर आई हुई दरारें भी लोगों को इसी तरीके से सहमने पर मजबूर कर रही हैं। देखिए धराली के रास्ते में कितने संघर्ष करना पड़ रहा है रास्ते तक पहुंचने तक, जहां ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। हम वहां जाने के लिए रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको लगातार। देखिए मेरे पीछे ये किस तरह से पूरा मलबा सड़क पर आके घिर गया है। इसकी वजह से हम पिछले 5 घंटे से यहाँ फंसे हुए थे। और देखिए 5 घंटे से अब मैं यहाँ आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये बराबर में गंगा जी बह रही हैं, अलकनंदा जी हैं और इसके बराबर में ये अगर मैं रास्ते की तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये रास्ता पूरी तरह से इसमें क्रैक्स आ गए हैं, बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं और ये रास्ता भी अब यहाँ से ढहने वाला है और यहाँ ज्यादा देर तक खड़ा होना खतरे से कोई खाली नहीं है। देखिए पूरा रास्ता ये दोबारा से नीचे जाने वाला है। इसकी तैयारी में यहाँ लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा दें कि आखिर किस तरीके से यहाँ के रास्तों की हालात हैं और लगातार हम वो खबर आपको दिखाना चाह रहे हैं। हम उस खबर तक आपको दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए लगातार इस तरह से दरारों में पानी रिस के जा रहा है और यही दरारों में जब पानी रिस के जाएगा, यही रास्ता यहाँ से
फ्लैश आउट हो जाएगा। और देखिए कितना बड़ा पैच है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप गंगोत्री हाईवे के हालात हर गुजरते वक्त के साथ बदतर होते जा रहे हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और जगह जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक जगह तो करीब हाईवे का 100 मीटर का हिस्सा पूरा ढह गया है। ये देखिए, ये जरा देखिए, करीब करीब 100 मीटर्स पूरी की पूरी तरह। और ये अगर मान लीजिए 100 मीटर से कुछ कम ज्यादा भी होता तो ये सड़क तो निश्चित रूप से अब रिपेयर के बाद ही शुरू की जा सकती है, वरना ये बहुत बड़ा खतरा अपने आप में है। 100 मीटर का हिस्सा, आप अंदाजा लगाइए कि हिमाचल का हाल तो मैं आपको प्राइमेट 4 में लगातार बताता ही रहा हूं, लेकिन खासतौर से उत्तराखंड से कल से जो तस्वीरें आ रही हैं उन्होंने उत्तराखंड को किस कदर खौफजदा कर दिया है। देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं धराली तक पहुंचने में हमें कितना समय लग रहा है और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए ये इस समय गंगोत्री हाईवे है और गंगोत्री हाईवे की देखिए तस्वीरें, ये यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। आप देख सकते हैं जमींदोज हो चुका है ये पूरा रास्ता। ये हाईवे है, ये गंगोत्री का हाईवे है। इस रोड से होकर हर्षिल घाटी आती है और हर्षिल घाटी यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है। ये वाला हिस्सा पैच की अगर हम बात करूं तो ये पैच अभी कुछ ही देर में ये गिरने की स्थिति में आ चुका है, बिल्कुल और गिरने की स्थिति में। और पूरा जो हाईवे है, हाईवे का एक पूरा 100 मीटर के आसपास का जो पैच है ये पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। ये देखिए लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार धीरे धीरे भरभरा कर ये हिस्सा नीचे की तरफ गिर रहा है। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो नीचे अपने उग्र रूप में अलकनंदा जी का स्वरूप देख सकते हैं आप, लगातार वो अपने उस स्वरूप में दिखाई दे रही हैं। धराली तक पहुंचना भी अब एक चुनौती बन गया है। लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और फिर लगातार हो रही बारिश मुश्किलें खड़ी कर रही है। लेकिन नवभारत के जाबाज रिपोर्टर आप तक खबर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जान हथेली में रखकर खबर आप तक पहुंचनी चाहिए, इस संकल्प के साथ काम किया जा रहा है। हम इस समय भटवाड़ी में हैं और लगातार रास्ता ध्वस्त हो चुका है, तो हमारे पास विकल्प के तौर पर जो रास्ता है हम आपके सामने दिखाने की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह के रास्ते को हमें पार करके आप तक वो जरूरी खबर दिखानी है कि आखिर हुआ क्या है, आखिर मौके पे हुआ क्या था। वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और देखिए लगातार रास्ते को हम जंगल के रास्ते से होते हुए, हमारे साथ राजकिशोर जी भी हैं जो कमांडर हैं GEFF के, और लगातार वो भी यहाँ मौके पे पहुंच रहे हैं और हमारे साथ ये भी ट्रैक कर रहे हैं। और हम इन्हीं के साथ एक ट्रैक पे निकले हैं कि आखिर वैकल्पिक रास्ता ढूंढा जा रहा है और उसके बाद हम आगे का सफर तय करेंगे। और अब आपको दिखाता हूं कैमरे में कैद एक खौफ। हम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं तबाही का जायजा लेने और लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए। सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचे सीएम धामी और सीएम धामी ने पीड़ित लोगों से मुलाकात करके उनका दुख साझा किया। राहत के काम में ITBP लगी है, NDRF, SDRF और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी SP, 3 SP और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं। उत्तराखंड के तकरीबन हर इलाके का इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल है। अब आपको ऋषिकेश लिए चलता हूं। गंगा जी यहां उफान पर हैं। घाटों को पानी ने अपनी जद में ले लिया है। घाटों की सीढ़ियां दिखनी बंद हैं। हालात इस तरह के हो चुके हैं कि जिस जगह गंगा जी की आरती रोज शाम को हुआ करती थी उस जगह पर सैलाब दिखाई दे रहा है। लगातार होती बारिश इस आफत को और बढ़ा रही है। हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा ने आपको ऋषिकेश का हाल पहुंचाया है। आसमान से बरस रही आपदा किस तरीके से विकराल रूप ले रही है, इसकी एक तस्वीर गंगा घाट पर और ऋषिकेश के उस स्थान से दिखाएंगे जहां से पहाड़ों की शुरुआत होती है। और फिलहाल यहां पर आपको रवि कुमार तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश
करेंगे कि जो पहाड़ हैं वो लगभग नजर न आने के बराबर हैं। बादल पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। पूरी रात तेज बारिश ने यहाँ पर विकराल रूप लिया है और साफ तौर पर आप देखेंगे कि आसमान, जमीन और नीचे बहती गंगा बिल्कुल एक सी नजर आएगी आपको। और यहाँ पर जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं बारिश बिल्कुल बढ़ती जा रही है। 3 दिन के हाई रेड अलर्ट के बीच में आप देखेंगे कि गंगा का जल स्तर जो है वो कितना विकराल रूप लेते चला जा रहा है। साफ तौर पर जिस गंगा के घाट पर लोग पहुंचकर दर्शन करते हैं, डुबकी लगाते हैं, पापों को धोते हैं, उस गंगा ने फिलहाल यहाँ पर डुबकी लगाने पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और खतरा भी दिखाना शुरू कर दिया है। तो साफ तौर पर आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं, बारिश रुकने का कोई आसार नहीं है। और दूसरी तरफ गंगा के विकराल रूप से सिर्फ और सिर्फ ये तस्वीरें बताने में कामयाबी मिलेगी कि ऋषिकेश में अगर यह हाल है तो आगे ऊंचे पर्वतों पर किस तरीके का हाल नदी और पहाड़ दिखाते चलेंगे। रवि कुमार यादव के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए ऋषिकेश से। और इस बीच केदारनाथ यात्रा से जुड़ी ये खबर भी आपके सामने रख रहा हूं। अस्थायी तौर पर रोकी गई है केदारनाथ यात्रा। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से यात्रा पर रोक लगानी पड़ी है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं और इस वजह से ये यात्रा रोकी गई है। देखिए इस तरीके से रास्ते कई जगहों पर खतरनाक हो गए हैं, जोखिम भरे हो गए हैं और ऐसे में यात्रा का जारी रखा जाना निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा जोखिम दिखाई दे रहा है और फिलहाल इस पर इसीलिए अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है। केदारनाथ धाम जाने वाला राजमार्ग सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में मलबे और पत्थर के आ जाने की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया है। केदार घाटी से आने वाली मंदाकिनी नदी भी उफान पर दिखाई दे रही है, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला लिया गया है। लगातार बारिश से बंद हो गया है NH 309 नैनीताल के धनगढ़ी में बरसाती नाले में ये देखिए किस तरीके से बाढ़ आई और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लंबी कतारों में यात्री फंस गए। बारिश और फिर सड़क बंद होने से यात्री बेहद परेशान हैं, भूखे प्यासे। आप देख रहे हैं खुले में यहाँ पर उनको इस बात का इंतजार करना पड़ रहा है कि पानी घटे। कई वाहन चालकों ने बताया कि वो बीती रात से फंसे हुए हैं। नाले के पार जाने का कोई सुरक्षित रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि नाले के ऊपर पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। ये देखिए लंबी लंबी लाइनें और ये प्रवाह देख लीजिए। इस समय अगर कोई भी जोखिम लिया जाता है रपटा पार करने का तो वो जान पर बन सकता है। और यहाँ लोग ये देखिए कितने सारे यात्री हैं, बसेस हैं, कारें हैं और ये तमाम लोग यहाँ लगातार फंसे हुए और मदद कर। मनाली नेशनल हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। बड़े बड़े पत्थर और मलबे को हाईवे में देखा जा रहा है। नेशनल हाईवे पर करीब 5 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। कई घंटे से हाईवे बंद है, यातायात प्रभावित हुआ है। यहाँ देखिए जरा इस तरीके से बड़ा बड़ा बोल्डर आप देख रहे हैं रास्ते पर। अब ये मिट्टी के ढेले बड़े बड़े, ये मतलब कुल मिलाकर ये रास्ता अब यहाँ से आगे यहाँ से यात्रा करने लायक बचा है नहीं। और इसीलिए हम लगातार आपको उन तमाम जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ शायद क्योंकि वो एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट भी हैं, शायद लोग जाना चाहें, लेकिन ये वक्त नहीं है। ये वक्त सावधानी का है और ये बात समझने का है कि पहाड़ों की अपनी मर्यादाएं हैं और उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते यहां पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। करीब 5 जगह अगर आप मंडी से मनाली की तरफ जाएंगे तो आपको लैंडस्लाइड मिल सकती है। भारी ट्रैफिक जाम यहां पर देखा जा रहा है और एक ऐसे ही पॉइंट पर मैं यहां इस वक्त मौजूद हूं। ये पंडोर डैम के पास जगह और आप देखिए कितने बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो यहां पर बीचों बीच सड़क पर पड़े हैं। दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इससे कुछ किलोमीटर आगे जोगनी मोड़ है, वहां पर भी भारी लैंडस्लाइड हुआ है और उससे आगे 3-4 किलोमीटर बाद भी, यानी कि हर 4 से 5 किलोमीटर बाद जो लैंडस्लाइड है वो इस नेशनल हाईवे पर हुआ है, जिसकी वजह से पूरा जो मंडी मनाली नेशनल हाईवे है वो पूरी तरीके से इस वक्त बंद है और इसको खुलने में कई घंटे लगेंगे। और इस वक्त आप देखिए जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर भी एक रोड है, वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। तो पहले ऊपर का जो रोड है, ऊपर का जो मार्ग है उसको खोला जा रहा है। तो उसको खोलने के लिए जेसीबी मशीन और यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं और रोड क्लियर करने की वजह से ऊपर जो काम चल रहा है उसकी वजह से भी बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो यहाँ नीचे नेशनल हाईवे पर आकर गिरे हैं। गंगा और वरुणा नदी घरों की
पहली मंजिल पर पहुंचा पानी, शहर का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा। 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। ये देखिए वाराणसी की स्थिति। वाराणसी में गंगा और वरुणा, आप जानते हैं वरुणा और असी की वजह से ही वाराणसी इस जगह का नाम पड़ा है। वरुणा नदी और यहां से बहने वाली गंगा जी, ये दोनों ही इस समय खतरे के निशान को पार करके बह रही हैं और बस्तियों तक पानी भर गया है। एक पूरी मंजिल डूब गई है। ये है फिलहाल आध्यात्मिक राजधानी इस देश की जो कही जाती है वाराणसी, उसकी स्थिति पानी की वजह से आप देख रहे हैं। हालांकि यही जल, यही पवित्र जल इस जगह को उसकी विशेष पहचान भी देता है, लेकिन यही इस समय रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के राह में समस्या भी बना हुआ है। धर्म नगरी वाराणसी में इन दिनों बाढ़ की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ गंगा का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है तो दूसरी तरफ वरुणा भी उफना रही हैं और इन सब के बीच में बनारस सिसक रहा है। बनारस के लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी नक्खी घाट इलाके में है और एक नाव पर हम इस वक्त सवार हैं और यहाँ नाव के जरिए हम आपको अंदर के हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये हम एक जो गली है उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। हालांकि ये नाव छोटी है, लेकिन आप ये समझिए कि ये घरों की पहली छत है। आप ये देखिए, ये घरों की पहली छत है, लेकिन इस छत तक पूरे तरीके से यहाँ पर इस वक्त पानी पहुंच चुका है। जो लोग हैं वो अब जो मकान है उसको बंद करके आगे जा चुके हैं, अपना घर छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि पानी जिस तरीके से उनके घरों के अंदर पूरे तरीके से भर चुका है, इसकी वजह से उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लिहाजा लोग जो है वो अब अपने घरों को छोड़कर जो राहत शिविर है वहां पर जा रहे हैं या फिर जो अपने नजदीकी रिश्तेदार हैं उनके घरों की ओर जा रहे हैं। और 1-2 मकान नहीं बल्कि इस मोहल्ले के जो सैकड़ों मकान हैं वो इस वक्त कुछ इसी तरीके से पानी में पूरी तरीके से लबालब भरे हैं। और आप देखिए कि घरों की जो पहली मंजिल है वहां पर एक तरीके से नाव चल रही है। और अब आपको बिहार की तस्वीरें भी दिखा देता हूं। कई इलाके इस वक्त सैलाब की चपेट में हैं। गंगा और सोन, ये दोनों ही नदियां उफान पर हैं और अब रिहायशी इलाकों में पानी अपनी पैठ बनाने लगा है। यहां भी देखिए जरा, लोगों के घर मकान डूबे हुए हैं। तट के कुछ ही दूरी पर बनाए गए जो मकान हैं वो सीधे सीधे जद में आ रहे हैं और लोगों को अब सुरक्षित जगहों का रुख करना पड़ रहा है। रोड है, ये देखिए करीब ही बनी हुई एक सड़क है और वहां पर लोग घुटने से ऊपर के पानी में डूबकर जाने के लिए मजबूर हैं। नावें जो हैं वो लोगों को ढोने और एक जगह से दूसरी सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए इन दिनों प्रयोग में लाई जा रही है। देखिए पूरा का पूरा मकान लगभग डूब गया है और यहाँ भी पौना मकान ऊंचाई के हिसाब से लगभग डूबा हुआ है। ये गया है, बहुत इधर दिक्कत है, आने जाने के लिए बहुत परेशानी है। नाव से आना जाना पड़ता है, यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं है। पुल उल बनता तो आदमी आराम से आता जाता। यहाँ पर तो ऐसा है कि जाइए तो कहीं डूबिए जाइए, चाहे का हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन आदमी को मजबूरी है, आना जाना पड़बे करता है। मर रहे हैं हम भी। हमारा गाँव में कोई जानवर के आदमी के टपने के लिए, जानवर के आदमी के भोजन देने के लिए सरकार मदद कीजिए। क्या अभी आपके दिमाग में मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हूं कि आपको ये भूला नहीं होगा। ये सोनम के ससुराल में नया बवाल क्या हो गया, आप जरा ये देखिए। इंदौर का राजा मर्डर केस, शिलांग की वादियों में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या, ये सब आपको याद होगा। इस केस ने पूरे देश में पति पत्नी के रिश्तों को लेकर एक बहस सी छेड़ दी थी। पुलिस ने राजा की हत्या के मामले में उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया था और अब इंदौर की इस रघुवंशी फैमिली में एक बार फिर से नया बखेड़ा है। इस बार घर के बाहर एक महिला धरने पर बैठी हुई है और उसका दावा है कि वो राजा के भाई सचिन रघुवंशी की पत्नी है और महिला अकेले नहीं आई है, एक बच्चा भी उसके साथ में आया है। क्या है ये पूरी खबर? कितना गलत सुर्खियों में बनी हुई थी। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हनीमून के दौरान शिलांग में जिस निर्ममता के साथ राजा की हत्या को अंजाम दिया गया था, उससे पूरा देश दहशत में था। लेकिन अब एक बार फिर इस फैमिली में एक नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है। ये कितना गलत था। अब जब महिला बच्चे को लेकर सचिन के घर पहुंची तो उसने इसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। साथ ही राजा रघुवंशी की मां भी इन्हें देखकर घर के अंदर चली गई। सर मैं यहाँ पे आई और सचिन रघुवंशी भारी खड़ा हुआ था। बच्चा मतलब मैं आई, जैसे मैंने बोला अपने बच्चे से कि देखो बच्चा आपके पापा है सामने, पहचानो उनको, तो वो मतलब ना उसने देखा ना बच्चे को कुछ लाड़ प्यार करा, कुछ भी नहीं करा उसने। और मतलब ऐसे निकल लिया यहाँ से, मतलब कार उठाई और भाग गया यहाँ से। मतलब उसने मेरे से बात करना भी जरूरी नहीं समझा।
अपने बच्चे को एक बार देखना भी, खिलाना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ, मैं अंदर जाने की कोशिश की तो उनकी माँ आए तो अंदर से मतलब लॉक करके और अंदर चले गए ताला लगा के। अब इस महिला की मांग है कि इसे इस घर में जगह मिले और बच्चे को उसके पिता का नाम। लेकिन फिलहाल तो ये महिला रघुवंशी फैमिली के घर के आगे धरने पर बैठी हुई है। आगे क्या होगा, इस महिला के दावों में कितनी सच्चाई है, ये सोचने और देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोने की खदान मिली है। 100 हेक्टेयर जमीन में सोने के भंडार के होने का दावा है। खदान में लाखों टन सोना संभावित है और अगर ये दावा सच हुआ तो मध्य प्रदेश की किस्मत चमक जाएगी। सच्चाई ये है कि जबलपुर लंबे समय से आयरन ओर डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। यहाँ पहले से 42 खदानें हैं जहां लोहे से लेकर चूना पत्थर तक सब कुछ मिलता है और जबलपुर का इलाका माइनिंग के लिए बिल्कुल मुफीद और उपयुक्त माना जाता है। ऐसे में अगर सोने वाली बात सच होती है तो ये मध्य प्रदेश के लिए लॉटरी निकलने जैसा है। तो अगर अभी तक आप दूसरे महाद्वीपों में सोने की खदानों को लेकर चकाचौंध आपकी आंखों में होती रही है तो अब आप ये समझ लीजिए कि भारत में और भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में ये सोना एक बड़ा डिपॉजिट इसका धरती के गर्भ में मौजूद है। ये बात सामने आ गई है। जबलपुर में सोने की खदान को लेकर जो जानकारियां अभी तक मिली हैं वो ये हैं कि जबलपुर में सोने की खदान मिलने का एक विश्वसनीय दावा किया गया है। विशेषज्ञों ने जांच में सोना मिलने की पुष्टि भी की है। जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील की ये बात है। 100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर सोना कहा जा रहा है कि डिपॉजिट सोने का है और इस जमीन में और भी तरह के मिनरल्स उनके डिपॉजिट मौजूद हैं, सिर्फ सोना नहीं, ये बात भी कही जा रही है। और अब बात बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर भड़के हुए बवाल की। संसद में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। एसआईआर के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने मार्च निकाला है। प्रियंका गांधी भी विपक्ष के मार्च में शामिल हुई। मार्च के दौरान पोस्टर लहराए गए, जमकर नारेबाजी हुई। एसआईआर के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन संसद के अंदर चल रहा है और आज प्रदर्शन करते हुए विपक्षी पार्टियों ने मार्च निकाला है। मेरे पीछे यहाँ तस्वीरों में आप सांसदों को अलग अलग पोस्टर लेकर यहाँ नारेबाजी करते हुए दिखेंगे। यहाँ कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के तमाम टीएमसी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद और सीधे तौर पर एसआईआर को लेकर इनका विरोध और नारेबाजी जो है वो लगातार चल रही है। प्रियंका गांधी यहाँ पे मार्च करती है और सीधे तौर पर एसआईआर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रियंका जी, एसआईआर पर क्या लगातार ये प्रदर्शन चलता रहेगा आप लोगों का? ये सीधी सी बात है, हम चर्चा मांग रहे हैं, चर्चा होनी चाहिए। ये एक लोकतंत्र है, पार्लियामेंट का मकसद ही ये है कि चर्चा हो। अब ये इतने दुर्बल हो गए हैं कि इनसे पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। सीआईएस ये बैठे, सबके साथ बैठे और तय करें, चर्चा होगी, चर्चा करते हैं और चलाते हैं पार्लियामेंट। ये सब किस तरह से राज्यसभा में लाया जा रहा है अभी? ये सब इनकी दुर्बलता का प्रदर्शन है। और दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रोज बोल रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, रोज कुछ नहीं कह रहे। तो मेरे ख्याल से ये लोग घुटने में आ गए। इनको अगर ये पार्लियामेंट चलाना है तो 5 मिनट की बात है, सबसे चर्चा करें, डिस्कशन हो जाए, इसमें क्या बुराई? प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे तौर पर टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा करें और जो संसद का सत्र है वो सुचारू रूप से चलाए। सरकार संसद नहीं चलाना चाहती है और इसी विरोध में लगातार सांसदों की है नारेबाजी। रंजीत रंजन बिहार की सांसद और आप लोग लगातार ये मार्च भी आज कर रहे हैं। मकर द्वार से आप लोगों का ये मार्च है। क्या कहीं न कहीं सरकार पर आपको लगता है कि इस पूरे प्रोटेस्ट का कोई दबाव पड़ने वाला है? सरकार के कान खोलना चाहते हैं। देश किस तरफ जा रहा है, सरकार किस तरफ जा रही है, यह लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है। हम लोग घोटने नहीं देंगे। विपक्ष सिर्फ अपने नहीं लड़ रहा है, विपक्ष पूरे देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है और जब तक ये एसआईआर पे चर्चा नहीं कराएंगे हमारा प्रोटेस्ट लगातार सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी जारी रहेगा। चलिए, तो सीधे तौर पर विपक्ष का ही कहना है कि अगर चर्चा नहीं हुई तो विपक्षी सांसद इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। प्रोफेसर साहब, मार्च भी आज चल रहा है विरोध प्रदर्शन
इलेक्शन में? ऐसे ही चलेगा, बढ़ते ही जाएगा, आगे इलेक्शन कब भी जाएगा पूरा मामला। लेकिन आपको लगता है कि इस दबाव में सरकार आएगी, क्योंकि सरकार तो डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है? चर्चा जनता तो सरकार को ठीक कर दे। रंजीता झा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, ये जो इलेक्टोरल रोल्स को लेकर बिहार में हुआ है उसको लेकर ये बवाल है। विपक्ष और सरकार के बीच तकरार है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र मजबूत तब होगा जब सबका वोट डालने का जो अधिकार है वो मिलेगा। जब वही अधिकार छीना जा रहा है तो हम कहां आवाज उठाएं। जवाब में जेडीयू ने तेजस्वी यादव के 2 पहचान पत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि एसआईआर तो जरूरी है। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सबका अधिकार जो वोट डालने का वो डालें हम लोग वोट, और जब वोट डालने का ये अधिकार छीना जा रहा है तो हम कहां आवाज उठाएं। इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है जहां आवाज उठाएं। तो सरकार को सुनना चाहिए और कम से कम जो शिकायतें समय समय पर चुनाव आयोग से की जाती हैं उन शिकायतों पर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, एसआईआर पे डिस्कशन हो। ग्राउंड पे तो वहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और खुद ही देखे कि वहाँ जो विपक्ष के नेता है उनका तो खुद ही जो दिखा रहे थे वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने कोई इशू ही नहीं किया ऐसा, और जो उनका ओरिजिनल है वो दूसरा है। उनको पूछा भी इलेक्शन कमीशन ने, बताइए। तो ये तो सच्चाई है। जब अपना वो ठीक से 2-2 जगह करके रखे हुए थे, उनके समर्थक कितने जगह जाकर रखे होंगे, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। रायबरेली में आरएसएस एसपी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। मंत्रालय कर्तव्य भवन से चलेंगे। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ कर्तव्य भवन का निर्माण हुआ है। आज पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, श्रमवीरों से भी मुलाकात की। और अब मनोरंजन की दुनिया की आज की सुर्खियां। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की हसीन और बेहद ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, लिहाजा